हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वनएक्स बैट एंड विमेकी इंफ्रा डेली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। लॉर्ड्स टेस्ट का रोमांचक अंत हुआ, लेकिन ये अंत भारत के पक्ष में नहीं हुआ। भारत को इंग्लैंड ने 22 रनों से हरा दिया। ये बहुत ही करीबी हार थी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इसी के साथ इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त बना ली है। मैच का स्कोर बहुत ही करीबी रहा और बहुत ही बड़ा इत्तेफाक हुआ। पहली पारी में इंग्लैंड ने 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम भी पूरे 387 ही बना सकी और आउट हो गई। उसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 192 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य था। और उम्मीद थी कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। लेकिन तीसरे सेशन में जब बैटिंग करनी पड़ी और 4 विकेट गिर गए तो भारत दबाव में आ गया। हालांकि 5वें दिन भारत को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी और ऐसा लगा था कि जिस तरह से केएल राहुल ने पहली पारी में सेंचुरी मारी थी, उनका वो फॉर्म कायम रहेगा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। और केएल राहुल का शतक पहली पारी में आया। पंत और जडेजा के अर्धशतक आए। अगली पारी में सुंदर की धारदार गेंदबाजी भी देखने को मिली पहली पारी में। इन सब के बावजूद टीम इंडिया जीत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि टीम के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की मानसिकता दबाव झेलने के लायक है या नहीं है, या वो कमजोरी है। इससे पहले भी भारत ऐसे कई मौकों पर पिछड़ता हुआ नजर आया है। 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 120 रन का टारगेट चेस करते हुए 81 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 176 का पीछा करने में नाकामी मिली। 2018 में बर्मिंघम टेस्ट में 194 रन के टारगेट का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा। ऐसे आंकड़े भारत की चौथी पारी में कमजोरी को बार बार उजागर करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद राहुल द्रविड़ ने विदाई ली और कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली गौतम गंभीर ने। तो फैंस को एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, एक नया एटीट्यूड, नई आक्रामकता। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। पिछले 11 टेस्ट मैचों में भारत ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं। यानी रेड बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए यह वक्त वाकई ग्राइंडिंग वाला चल रहा है। अब देखना है कि क्या ओवल टेस्ट में टीम वापसी करेगी या फिर यह सीरीज हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज्यादा टीम इंडिया पर आ चुका है। क्या होगा और किस तरह से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। हम ताउस से शुरुआत करते हैं। ताउस, देखिए, हमने पूरे आंकड़े जो है वो गिनवाए हैं और हम एक नए एटीट्यूड की बात करें। गौतम गंभीर एक अग्रेशन वाला एटीट्यूड लाते हैं, करो या मरो वाला एटीट्यूड वो लेकर आते हैं। लेकिन आंकड़े जो है वो कुछ और दिखते हैं। गिल का ध्यान भटकाना भी भारी पड़ा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम हार के फैक्टर गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले, पिछले टेस्ट मुकाबले की तुलना में इस बार शुभमन गिल जो थे इस तीसरे टेस्ट में वो नाकाम रहे। अगर उन्होंने रन बनाए होते तो शायद बढ़त होती। क्या गिल का मैदान के बाहर की बातों में उलझना आपको लगता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है? अग्रेशन भी था, सब कुछ था, लेकिन ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर दें। नहीं, ये तो थोड़ा सा तो पॉइंट डेफिनेटली सहमत हूँ, क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी आप जो खुद होते नहीं है, आप जिस तरह के कैरेक्टर है वो नहीं होते और वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद मेंटली फर्क पड़ता है। और उसके अलावा जो एक्शन का जो रिएक्शन रहता है हम्म। वो एक अलग तरीके से नजर आता है। बट देन उसके पहले जब आपने देखा, उसके पहले इनकी बल्लेबाजी हो गई थी फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में भी लगभग हो गई थी। ये तो आते आते बीच में दूसरे चौथे तीसरे इनिंग तक उनके जो नजरिया है, जो एक कैरेक्टर है अलग तरीके का, वो नजर आया। क्योंकि पहले 2 मैचेस में इतना नहीं दिख रहा था जितना कि तीसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल अग्रेसिव नजर आए हम्म। और जेस्चर्स करने लगे। कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन कि भाई आपको विकेट भी निकालनी है, आपको दबाव भी बनाना है, आपको एक प्रेशर भी डालना है सामने वाले पर, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपका बल्ला क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा है सचिन तेंदुलकर को, आपने देखा है राहुल द्रविड़ को, आपने देखा है वीवीएस लक्ष्मण को, क्या ये जेस्चर्स दिखाते थे? क्या वो इतना अग्रेसिव होते थे? वो आई मीन, ये तो विराट कोहली के आने के बाद पूरा एक चेंज हो गया। और विराट कोहली ने अपना टेम्पर के साथ साथ, अपना अग्रेशन के साथ साथ परफॉर्मेंस भी मेंटेन किया है। मगर लास्ट के 5-6 साल में तो नहीं दिखा आपको टेस्ट क्रिकेट में। बट देन आपको वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सवाल उठने लगते हैं आपके ऑफ द
एंटिक्स या जेंटलमैन ऑन प्ले फील्ड की में बिना बात बल्ले करते के हैं वो दिखने उसको लगते लेकर, हैं। हालांकि हाल के दौर में क्रिकेट जेंटल नहीं रहा है और हमने बहुत सारी ऐसी फाइट्स देखी हैं, लेकिन ये एक प्लेयर को किस तरह से अफेक्ट करती है इसकी ही यहाँ बात करें। अब शुभमन गिल की अगर हम देखें तो लॉर्ड्स टेस्ट में खास तौर पर एजबेस्टन में शानदार पारियां उन्होंने खेली, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में हमने देखा वो कई बार सुर्खियों में आए, किस तरह से वो भिड़े बॉल बदलने को लेकर, अंपायर से बहस की, उसके बाद थर्ड डे पर जो हुआ क्राउली के साथ जिस तरह के जेस्चर हुए, जिस तरह के इशारे हुए, जिस तरह की टकराव हुआ, क्या को लगता है कि ये तमाम चीजें जो है एक प्लेयर को के पास के ऊपर असर डालती हैं, मेंटली असर डालती हैं? और इसका रीजन क्या है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो गया आज वेस्टर्न में, बहुत तारीफें मिल गई, तो थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो आ गया? नहीं, आई होप ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि भाई आई एम द बेस्ट, फिर बाकी प्लेयर्स पीछे रह जाएंगे, वो मेंटली अलग लेवल पे चले जाएंगे। बट आई हम्म। डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। शुभमन गिल के साथ ऐसा नहीं है। ही प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं 5 साल में। और कप्तानी भी उनको रीजन यही दी कि क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, न्यूजीलैंड के सामने इतना जबरदस्त किया था कि यार हकदार थे कप्तानी के लिए। ये हम्म। तो कोई था नहीं। केएल राहुल गिल को एक्सेप्ट, शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कप्तानी, या वो तैयार थे कि नहीं तैयार थे एक्सपीरियंस होने के बावजूद। हम्म। इनके अलावा कोई दिख रहा नहीं था, और शुभमन एक ऐसे प्लेयर है जो लगातार रहते टीम में, तो इसलिए उनको कप्तानी मिली। नहीं तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा किसी को भी। बट जस्ट दैट ही गॉट एज और फ्यूचर है टीम इंडिया का। उसके अलावा आप देखेंगे कि यार वन ऑफ रहता है। लॉर्ड्स में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके पहले उन्होंने लगातार 300 मारे। हम्म। एक तो 2 इनिंग में भी मार दिया, और एक बड़ा नॉक और एक 160। तो छोटी बात नहीं है। देखिए, ही वोंट गेट कैरीड अवे इतना आसानी से, और अगर कैरीड अवे वो मोमेंट के लिए हो गए, तो हम्म। मतलब समझिए जमीन पे उतनी जल्दी आ गए हम्म। तीसरे बट टेस्ट मैच में। मुझे तो कहीं ना और कहीं सारे ज्यादातर ये मेंटल। लगता है कि लॉर्ड्स टेस्ट में एक्चुअली वी गॉट कैरिड अवे, चाहे वो बॉलिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, जिस तरह का बैलेंस और संतुलन हमने दिखाया था, जिस तरह का पेशेंस दिखाया था, वो नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम ने मतलब हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन किया। अगर हम उनके कप्तान की बात करें, बेन स्टोक ने जिस तरह से माइंड गेम खेला, जिस तरह से बैंग वैंग वाली भविष्यवाणी की बात हो रही है कि उन्होंने शायद इस तरह के कुछ कमेंट्स किए थे ऋषभ पंत और केएल के सामने, बैंग बैंग वाले, और फिर उसके तुरंत बाद वो आउट भी हो जाते। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेशर बनाने की बात थी एक कप्तान के तौर पर इंग्लैंड के कप्तान की तरफ से, वो काम आ गई? पहले 2 टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे, तो इंग्लैंड को लग रहा था कि शायद ये वो इंडिया नहीं है जो विराट और रोहित वाली इंडिया है, हम्म। जो आंखों में हल्के में ले आंखें लिया डालकर लगता है। खेलेगी, जो जो हल्के में ले लिया। उनको लगा था कि यार हम आएंगे, खेलेंगे, बैट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रोल ओवर करके विकेट्स हमारे गेंदबाज करके निकल चले जाएंगे। बट उनको नहीं महसूस हुआ कि यार ऐसी टीम है कि भाई टफ कंपटीशन देगी। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रिकेट है, और इंडिया का टैलेंट लेवल नेक्स्ट है। ठीक है, अब माने या नहीं माने, पूल बहुत जबरदस्त है, प्लेयर्स एक से बढ़कर एक है। बट एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग ही होता है। तो हम्म। अब उनको रियलाइज हो गया, इसलिए आपने देखा कि जोफ्रा आर्चर को समन किया, इनके माइंडसेट को चेंज किया, रणनीति में चेंज लाए, बदलाव लाए। पहले तीसरे टेस्ट में आप देखिए संभल के खेले, ना कि बैसबॉल खेले। फिर उसके बाद उन्होंने बैसबॉल खेला, फिर उसके बाद चढ़ाई कर दी स्लेजिंग से। तो ये सब उनकी स्ट्रैटेजी है। अब उनको समझ में आ गया है कि यार ये टीम को हल्के में नहीं लेना है, ये इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर पे, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ इनको दबाव में रखना है। तो हम्म। यही किया बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ऑब्वियसली कह रहे थे टेस्ट सीरीज के पहले कि भाई ये तो वार्म अप है हमारे लिए, वार्म अप है। फिर हम जाएंगे एशेज में। हम्म। एशेज को ज्यादा सीरियसली लिए थे, मगर जिस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है टीम इंडिया का लगातार हम्म। 2 मैच में, पहली मैच लेकिन भी टीम हाथ इंडिया में में थी, भी समझिए, ऐसा अगर लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम कंट्रोल। खोया है थर्ड टेस्ट में, और उसी की वजह से ऐसा हुआ है। और जाहिर तौर पर ये भी 387 बनाए पहली पारी में, दूसरी पारी में सिर्फ 22 रनों का जो है वो फासला रह गया, और उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। हमने देखा कुछ जो इंडिविजुअल फाइट्स भी हुई है वहां पर जबरदस्त, और अंत तक जूझते हुए नजर आए रविंद्र जडेजा। हमने देखा कि वो खड़े थे लास्ट तक। लेकिन ये जो हार हुई है, क्या इसका सीरीज पर किस तरह का असर, और आपको लगता है कि ये बहुत ही क्योंकि इमोशनल करने वाली हार थी, तो इस झटके से उबरना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्या?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झटके से हो, ये तो हमारी डॉगेड फाइट दिखाता है कि यार हम कितना लड़ सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, तो उससे इंग्लैंड भी घबराएगा और हमको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। मगर एक बात है, जो हम्म। ग्राइंडिंग की बात है, जो एक चीज की बात है कि खड़ा कौन रहेगा, कौन खड्डा खोदेगा, रहेगा वहां पर और कोई भी सिचुएशन को झेल लेगा, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा नहीं है। करुण नायर को नंबर 3 पे ट्राई किया, सुदर्शन को नंबर 3 पे ट्राई किया, जो एक स्पेशलिस्ट स्पॉट होता है। बाय द वे, मैं सबको पता है, और मैं बता दूं, रिवाइंड करा दूं, ये राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद आपने आपको शुभमन गिल दिखे, फिर आपको अलग अलग प्लेयर दिखे, तो यहाँ पर एक सेटल्ड प्लेयर चाहिए। वो ग्राइंड कौन करेगा? अभी तो रविंद्र जडेजा को हम्म। लोग कह रहे हैं कि यार इनको करना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता है। वो एक प्लेस है जो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और वो जगह अगर भरी नहीं, तो हम ऐसे शायद स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि ना मैं ऋषभ पंत से उम्मीद कर सकता हूँ, शुभमन तो 4 पे खेलते हैं, करुण नायर का क्या हुआ आपने देखा, साई सुदर्शन, उनको एक ही मौका मिला। तो वो प्लेयर आपको जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, और इसी सीरीज में बिल्कुल, ढूंढना और पड़ेगा। प्लेयर है क्या नंबर लेकिन 3 वो एक प्लेयर आपके पास में? कंसिस्टेंसी जो है वो लैक करती है, क्योंकि कुछ कुछ मतलब एक एक कुछ 2 दिन ऐसी इनिंग्स होती हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब ये अगर है तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, खासतौर पर प्रेशर वाले टाइम पे, क्योंकि केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई और वो अनोखा रिकॉर्ड है कि 2 बार वो सेंचुरी लॉर्ड्स में मार चुके हैं, लेकिन तीसरे दिन उनसे एक हाफ सेंचुरी की दरकार थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, उनको वहां पे डटे रहना था, वो हो नहीं पाया। लेकिन इस बीच जो चेंजेस हो रहे हैं इंग्लिश टीम की तरफ से, वो भी जानना जरूरी है। डॉसन जो है वो एक्स फैक्टर बन सकते हैं। लियाम डॉसन के पास 10,700 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन है, 371 से ज्यादा विकेट हैं। शोएब बशीर की जगह अगर वो टीम में आ रहे हैं, तो क्या उनका अनुभव इंग्लैंड को आगे बढ़ाने में मदद करेगा? आपको लगता है कि चौथा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा और सीरियसली ले रही है इंग्लैंड? ऑफ कोर्स सीरियसली ले लिए, अब तो उनको पूरा एडवांटेज मिला है, तो उनको चाहते हैं कि वो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी डाल दे और इंडिया को कोई भी मौका नहीं दे। और डॉसन मतलब इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेयर, जो इतना सारा फर्स्ट क्लास रन्स है, इतने सारे विकेट्स लेके आता है, तो वो एक्सपीरियंस लेके आता है, तो ऐसे ही नहीं आ जाता है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड इंडिया के लिए अब सोच में आ गए, उनको पता है कि यार हम नॉर्मल प्लेयर्स, या हम अपने सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी या सिमिलर काइंड ऑफ क्रिकेट के साथ नहीं खेल सकते, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने भी खेले, आपको एक नए तरीके का, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ अलग लेके आए, तो इंडिया को सरप्राइज करे। तो डॉसन उसमें से एक सरप्राइज हो सकते हैं। जोफ्रा आर्चर थे पिछले मैच में, जो ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्रिएट किए। उसके अलावा बेन स्टोक्स ने, जो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, आप सडनली गेंदबाजी की और इम्पैक्ट क्रिएट कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंग्लैंड एक्सपेरिमेंट तो करेगी एशेज के पहले, मगर उनको मैच सीरीज भी जीतना है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये रखता है, अब इसके पहले उनके लिए ये वार्म अप था, अब वो समझ गए, अब वो डर गए टीम इंडिया से। अब यही मौका है टीम इंडिया का बाउंस बैक करने का, बिल्कुल, इतना और आसानी से न टीम इंडिया लेने को का। लेवल अप करना होगा, बराबरी करनी होगी सीरीज की चौथे टेस्ट में, और इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं। ताऊ साहब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा भी हैं। टॉस में एक जो पॉजिटिव साइन रहा भारत की तरफ से वो ये रहा कि भारत की बॉलिंग थोड़ी मजबूत नजर आई। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में 12 खिलाड़ियों को बोल्ड किया, किसी भी एक टेस्ट में सबसे ज्यादा यह आंकड़ा रहा। क्या ये भारत की सीम कंडीशन में सटीक और धारदार गेंदबाजी का सबूत है? क्योंकि कुछ पॉजिटिव हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है लॉर्ड्स से? देखिए, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका सुजाता जी। ये बात आपको देखनी है, अगर 82% अगर आपकी बॉलिंग पेस होती जा रही है, अगर 70% से ऊपर आपके फ्रंट आर्म, अगर आपके फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में बॉलिंग आए, तो उसमें ये लाजमी बात है कि आपको मेजॉरिटी विकेट्स पेसर्स लेंगे। और उन मेजॉरिटी से अगर आपके बैटर्स बोल्ड होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इसका दो चीज़ें दिखती है हमें। पॉइंट नंबर वन, क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो सारी लाइन और लेंथ है, जो इस अ, उसके ऊपर 50% से ऊपर विकेटों पे उन्होंने काम किया है। अगर आप देखें विकेटों पे, अगर सीधी स्टंप टू स्टंप विकेट रखेंगे, और आपने देखा है बेसबॉल में क्या होता है, हिट एंड मिस होता है। अगर मिस हुआ तो स्टंप्स जाते हैं या एलबीडब्ल्यू जाता है, क्लियर वो है। और अगर हिट हो गया तो वो कनेक्ट कर जाता है बाउंड्रीज। तो ये दो चीजें दर्शाता है, एक हमारी बॉलिंग का, और दूसरा बेसबॉल क्रिकेट की ज्यादा अग्रेशन की तरफ से खेलने का। क्योंकि अगर आप देखें बेसबॉल के अंदर आपको हिट ही करना होता है, और उसके अंदर बैट्समैन मिस हो जाते हैं, और मिस होते ही उनकी विकेट जाती है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली। और जी।
अच्छा सुनील, हमने अगर एक और देखा है, पहले ही हम डिस्कशन कर चुके थे कि चौथी पारी में बैटिंग लॉर्ड्स में बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक और हमने देखा है कि जो दबाव हैंडल करने वाली बात है, भारत कई बार वहां पर कमजोर पड़ जाता है और कई ऐसे मौके आए हैं जब 200 के आसपास या उससे भी कम का टारगेट जो है वो चेज करने में नाकाम रहा है, जबकि हमेशा से ही भारत का पूरा फोकस जो है वो बल्लेबाजों पर रहा है। देखिए, हमारा टेल एंडर शुरू से ही वीक है। मैं आपको तीन बड़े उदाहरण देता हूँ। 99 में जब पाकिस्तान इंडिया आई थी, वो मैच याद है सबको कि चेन्नई के अंदर सचिन तेंदुलकर की तरफ से बॉल से टॉपेज लगा और सकलेन को वो विकेट मिल गया था, कॉट। वो मैच इंडिया बड़े क्लोज मार्जिन से हारा था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द थर्ड क्लोजेस्ट लॉस हमारी है हिंदी हिस्ट्री ऑफ इट। दूसरी बात जो हमने कल मदन लाल से की थी, उसमें बड़ा क्लियर था कि एक और ऐसा मैच हुआ था जिसपे हिंदुस्तान 82 रन पे हो गई थी। 125-30 रन का कुछ शायद टारगेट था, वो चेज नहीं कर पाई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तीसरा ये वाला, तो कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 30 ईयर्स अगर आपके टॉप ज्यादा खेल जाते हैं तो लोअर आपके मिस कर जाते हैं, लोअर मिस करते हैं तो आपके टॉप मिस हो जा अच्छा खेल लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है द रीजन वाई ये क्लोजेस्ट गया है, क्योंकि आपके जो टॉप 7 बैटर्स हैं, आई रिपीट, जो टॉप 7 बैटर्स हैं लास्ट इनिंग में, उन्होंने अराउंड 25 ओवर्स खेले, और जो आपके लास्ट के 3 बैटर्स हैं उन्होंने 50 ओवर खेले। तो इसका मतलब है ऊपर वाले तो हिल गए, नीचे वाले सो जो कहीं ना कहीं उनको काम करना था वो टेल एंडर्स ने दिखाया, बखूबी दिखाया, बट दे वर सो क्लोज येट सो फार। अच्छा, एक और चौथी पारी की फिर बात हो जाती है। पहले भी ऐसा हुआ है कि धड़ाधड़ विकेट गिरे हमारे, और हमने देखा भारत ने चौथी पारी में 73 टेस्ट गंवाए हैं और 55% से भी कम रन बना पाया है भारत। क्या ये इतिहास बार बार बता रहा है कि चौथी पारी में खेलने के लिए टेक्निक नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, इट इज ऑल अबाउट प्योर मेंटल प्रेशर, प्योर एंड प्योर मेंटल प्रेशर। क्योंकि चौथी इनिंग में क्या होता है, सब कुछ आपके अगेंस्ट होता है, क्राउड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, पिच आपके अगेंस्ट होती है, पेस आपके अगेंस्ट होती है, क्योंकि आप 80% देखें पेस ही आपको अटैक करते हैं दूसरी तरफ से। तो तब तक आप थक चुके होते हैं, बॉडी गिव अप कर ले चुका होता है। द ओनली थिंग दैट इज क्लोजेस्ट इज द माइंड। अगर आप माइंड से बहुत स्ट्रांग है और आप हद से ज्यादा आप अपना कंसंट्रेशन करते हैं, तो उसमें आपका एक ही फायदा होगा कि आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो निकाल के ले जाएगा, आगे तक हो जाएगा। बट यहाँ पे भी हमारे मिडिल ऑर्डर भी सीजनल है। सीजनल मतलब 5 टेस्ट मैच की सीरीज में से वो मिडिल ऑर्डर 2 में चलेंगे, 3 में नहीं चलेंगे। तो और जब वो नहीं चलते, प्रॉब्लम तब आती है कि ऊपर के 2 बैटर्स और नीचे के 4 बैटर्स ना चलें, तब हमें तकलीफ होती है, क्योंकि बीच वाले हमें ट्रेडिशनली उन्होंने रन बनाया। तो आप मतलब ये चेकर्ड है काफी हिंदुस्तान का पास्ट, और मेंटल बहुत ही हमारा वीक है। आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछे तो उनका यही जवाब होगा कि मेंटली ये बहुत वीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लॉर्ड्स पर छोटा स्कोर होता है लेकिन बड़ा झटका जो है हमें देखने को मिला। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने 192 रन डिफेंड कर लिए, 193 का टारगेट मिला था। सिर्फ चौथी बार टीम ने यहां पर 200 या उससे कम का टारगेट बचाया है। क्या ये बताता है कि लॉर्ड्स जैसी पिच पर चौथी पारी में रन बनाना बहुत मुश्किल था, या आपको लगता है कि ये कमजोरी थी भारतीय बैटिंग लाइन की, ना कि पिच की? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि लॉर्ड्स के अंदर खेलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनली एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। वो अगर खेलते हैं तो उनको देखना होता है कि स्लोप से 5वें दिन बैटिंग कैसे आती है। अगर आपका सवाल है कि कितनी डिफिकल्टी होती है बैट्समैन को, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि 5वें दिन तक अगर गेम चला जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में 80% से ऊपर मैचेस 4 दिन से पहले ही निमट जाते हैं, या 4 दिन से पहले। तो 5वें दिन में आना, आपको एक अलग माइंडसेट, अलग ब्रीड चाहिए जिसके अंदर आपको डर्टी अगली क्रिकेट, जो अतुल वासन काफ़ी कहते हैं डर्टी अगली क्रिकेट, जो वेल लेफ्ट, आपको बॉल को डेड करनी है, आपको पिच पे गिरना है, आपको जाके वहाँ पे गार्डनिंग करनी है पिच पे, ये सारे तरीके होते हैं। टाइम वेस्ट का भी उसमें एक तरीका होता है। क्या हमारे हिंदुस्तानी बैटर्स कर पाए? आई डोंट थिंक सो, द आंसर इज यस। दूसरी बात है, आप अगर वीक थे, अगर आप वीकर टीम थी तो आपके सामने वीक टीम थी, आपके सामने कोई ग्रेट बॉलिंग और ग्रेट बल्लेबाजी वाली टीम नहीं थी।
वो सिर्फ आके अक्रॉस द लाइन खेल के उनके कनेक्टेड शॉट्स बड़े थे। एक ही प्लेयर उसमें जो खड़ा हुआ वो था जो रूट, जिसने ट्रेडिशनल तरीके से रन बनाना सीखा। हमारे टॉप 4 या 5 बैटर्स को ये देखना है कि क्या हम जो रूट जैसी क्रिकेट खेल सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा सुनील, ये गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी बड़ी बातें होती हैं और कहा जाता है कि वो अग्रेशन लेकर आए हैं टीम में और कुछ अचीवमेंट्स भी हैं उनके नाम, लेकिन टेस्ट में खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में 11 में से सिर्फ 2 उनके टेन्योर में जीता है। क्या एक कोच के तौर पर उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सवाल है और टेस्ट में भारत के गिरते परफॉर्मेंस को लेकर भी बड़ी चिंता की बात है? 11 मैचेस में से अगर उन्होंने 11 टेस्ट मैचेस में से अगर 2 मैचेस जीते, तो आपको फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने ही है, क्या बताएं फैंस को, उनको तो ज्यादा पता है। आप देखिए कि इस WTC साइकिल में इंडिया कहाँ पे है। आज की डेट पे आपके पास जो टॉप 2 टीम्स है उसके अंदर इंडिया नहीं है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। चौथे 5वें नंबर पे हिंदुस्तान आया है। इसका मतलब है आप नया जो टेस्ट साइकिल शुरू हुआ है 25 से 27 का, उसके अंदर आप कहाँ जाएंगे। और कंसिस्टेंटली, जहां तक मेरे ख्याल से ये टेस्ट एक प्लेयर का होता है अगेन एंड अगेन, जैसे गौतम गंभीर कहते हैं ना कि ये टेस्ट है, बड़े प्लेयर आप कांट टेक देयर प्लेस फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये फिलॉसफी उनके ऊपर भी लागू होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक मापदंड से सबको आप देखते हो, चाहे वो लेजेंडरी प्लेयर्स हो, लेजेंडरी बैटर्स हो, तो लेजेंडरी कोच बनने के लिए अभी गौतम गंभीर के पास बहुत टाइम है, बहुत लंबी रोप है, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू डिलीवर। अगर क्वेश्चन है इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अब नहीं करें तो कब डिलीवर करेंगे। तो फिलहाल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 टेस्ट खत्म हो चुके हैं और इंग्लैंड के पास 2-1 की लीड है। उम्मीद यह है कि भारत एक बार फिर बाउंस बैक करेगा, फाइट बैक करेगा और जो खामियां रही हैं उस पर काम करेगा और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चौथे टेस्ट में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और सुनील यशकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ इसी तरह लगातार जुड़े रहिए।